हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में इन दिस चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, वी हैव स्टडीड अबाउट द टू लेक्चर्स। ओके, हम लोग देखे हैं कि चार्ज क्या होता है, what is the basic properties of the charge, okay, and what is the nature of the charge, positive कब होता है, negative कब होता है। in the last lecture we have studied about to how to charge a body, किसी बॉडी को हम कैसे चार्ज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमने देखा था। ओके, कि अगर हमको किसी बॉडी को चार्ज करना हो तो हम कैसे किसी बॉडी को चार्ज करेंगे, तो हमने देखे थे डिफरेंट प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, ओके, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमने चार्ज के बारे में, चार्ज के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज हमने सब कुछ डिस्कस किए। ओके, चार्ज का नेचर्स, एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड टिल नाउ। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस लेक्चर we have to study about the Coulomb's law. Okay, what does it states? Coulomb's law क्या बताता है? जैसे कि हम लोगों को पता है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल होते हैं तो एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। If there are two charge particles, तो दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ओके, वो फोर्स कैसा हो सकता है, जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है। लेट अस कंसीडर देयर आर टू चार्ज पार्टिकल्स, स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स, ओके, उसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। देयर आर टू चार्ज पार्टिकल्स ऑफ चार्ज, इसका चार्ज कितना Q1, इसका Q2, दे आर सेपरेटेड बाय अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, आर प्लेस्ड एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, सम लेट इट बी R। ओके, सो ये चार्ज, ये Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है, Q2 Q1 पे फोर्स लगाता है। ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है इन बिटवीन दीज टू चार्जेस, वो फोर्स का नेचर कैसा होगा, वेदर दैट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ओके, कैसा फोर्स होगा, लेट अस डिस्कस। उसी के बारे में कौन बताता है, उसके बारे में ये कूलॉम्स लॉ हमारा बताएगा। ओके, सो लेट अस सी द स्टेटमेंट ऑफ द कूलॉम्स लॉ। हाउ डज इट स्टेट्स about the force of interaction between the two charges. Okay, let us see. So let us see the first statement, then I will explain mathematically ki what is the meaning of this. Okay, so it states that the electrostatic force, the electrostatic force of interaction, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, आइदर वो पुलिंग फोर्स होगा या पुशिंग फोर्स, मींस अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स। ओके, सो इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन बिटवीन टू चार्जेस, in between two point charges, point charge का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, द चार्ज बॉडी इज वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, अगर कोई चार्ज बॉडी वेरी स्मॉल होगा साइज में तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। ओके, सो द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, ओके, is directly proportional to the product of the charges, and inversely proportional to the square of the distance
between the charges, two charges. Okay, so dear student, let us see what does it states. Coulomb's law जो क्या बताता है, दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है. ओके, इट स्टेट्स दैट, क्या बता रहा है, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक्टिंग इन बिटवीन 2 point charges, okay, in between 2 point charges is directly proportional to the product of the charges. बाद में, okay, is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the जो फोर्स लगता है that is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between the two charges. Okay, so dear students, let us consider there be 2 point charges, let it be of charge q1 and q2, okay, and placed at r distance. अब हम देखते हैं मैथमेटिकली. okay, let us consider, this is statement, let there be 2 point charges having charge q1 and q2. दो पॉइंट चार्ज है जिनका चार्ज कितना कितना है, q1 एंड q2, and they are placed, and these charges, these are placed at a particular distance, at a distance r apart. एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, r डिस्टेंस पे. क्या बता रहा है कि हमने मान लिया कि लेट अस कंसीडर, हमने माना कि दो पॉइंट चार्ज है, एक का चार्ज q1, दूसरे का चार्ज q2, and these two charges are placed at r distance. Okay, let us consider, dear students, let us consider these are two charges, these are 2 point charges. इसका चार्ज कितना है, ये जो बॉडी है इसका चार्ज कितना, q1, ये बॉडी है इसका चार्ज कितना, q2. पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सो पॉइंट चार्ज का मीनिंग होता है कि जो साइज है चार्ज बॉडी का वो क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी वेरी स्मॉल. ओके, चार्ज बॉडी का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए. ओके, तब हम उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज. तो दो पॉइंट चार्ज लिया, q1, इसका चार्ज q1, इसका चार्ज q2, एंड दीज आर प्लेस्ड एट r डिस्टेंस. इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, लेट इट बी r. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स, सो these two charges will exert force on each other. Let it be this charge, there is a charge body, here is another charge body. इसका चार्ज कितना है, q1, इस बॉडी का चार्ज कितना है, q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, the distance between these two charges, let it be r. इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, that is r. Okay, so dear students, ये अब क्या करेगा, q1 q2 पे फोर्स लगाता है, जितना फोर्स q1 q2 पे लगाता है उतना ही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, ओके, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स q2 q1 पे लगाता है. अगर q1 q2 पे, q1 इज अप्लाइंग फोर्स ऑन q2 ऑफ 10 न्यूटन, अगर q1 q2 पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है तो q2 q1 पे कितने का लगाएगा, 10 न्यूटन का. ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलग अलग हो सकता है, होगा, ठीक. लेट्स सी. So according to the Coulomb's law, according to Coulomb's law, according to Coulomb's law, what does it states, dear students? ये बोलता है कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, let it be F, force acting between two charges, is directly proportional to the क्या है, that is q1 into q2, product of the charges. Okay, ये हो गया फर्स्ट. सेकंड क्या बोलता है, is inversely proportional to the square of distance.
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना r, उसका स्क्वायर किया 1/r, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ओके, अगर डियर स्टूडेंट्स इन दोनों रिलेशन से हम लोग देखें, फ्रॉम दीज टू रिलेशंस, ये दोनों रिलेशंस को अगर हम लोग देखें डियर स्टूडेंट्स, दीज एवं रिलेशंस, ओके, सो वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, Q1 बाई Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, जब ये प्रोपोर्शनलिटी हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, अब ये प्रोपोर्शनलिटी हम हटाएंगे, तो ये जब प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं तो इक्वल का सिंबल लगाते हैं, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी कहीं से हटाते हैं तो वहां में क्या ऐड कर देते हैं डियर स्टूडेंट, एक कांस्टेंट। सो लेट इट देयर बी अ कांस्टेंट, ओके, k, स्मॉल k या कैपिटल K, कुछ लिख लो, अ कांस्टेंट, लेट इट बी, पूरा कांस्टेंट ही लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये ग्रीक लेटर है, ई जैसा हम लोग बनाते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ओके, नॉट लगा दिया है, वो क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक कुछ होगा। ओके, एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, सो द फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज Q1 Q2 R डिस्टेंस पे रखे हैं, इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट। ओके, लेट अस सी वेयर this 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught is known as, is a proportionality constant, proportionality constant है क्योंकि proportionality हटा के लगाया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, is known as Coulomb's constant। this is known as Coulomb's constant, dear student, Coulomb's constant। okay, this value 1/4 pi epsilon naught, इसको हम क्या बोलते हैं, Coulomb's constant। okay, so let us see what will be the value of this। okay, ये Coulomb's constant की वैल्यू क्या होता है, so is the value of Coulomb's constant, value of this 1/4 pi epsilon naught, ये कितना होता है डियर स्टूडेंट्स। ओके, लेट अस सी, तो दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट है तो ये फिक्स होगा, इसकी वैल्यू कितना होता है, दैट इज 9 into 10 to the power 9, 9 into 10 to the power 9। बताओ यहां से यूनिट क्या होगा, व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ दिस कूलॉम्स कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो गया, दिस मच, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो यहां से देखो हमको किसका चाहिए, इसका, ये सबको इधर भेजो, R इधर भेजो, Q1 Q2 इधर भेजो। ओके, तो अगर हम यहां से देखें तो कितना हो जाएगा, R इधर आएगा तो FR स्क्वायर बाई Q1 Q2 इज इक्वल टू दिस, तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, व्हाट विल बिकम यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, बाई कूलॉम स्क्वायर होगा तो दैट विल बी पर कूलॉम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। यहां से निकाल लो डियर स्टूडेंट्स, यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, FR स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2, यहां से हो गया, तो यहां पे रखो फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, चार्ज कूलॉम, कूलॉम, तो क्या हो गया, कूलॉम स्क्वायर। ओके, दिस मच। सो डियर स्टूडेंट्स, the SI unit of this is Newton meter square per coulomb square and value कितना होता है, that is this much। okay, कितना, 9 into 10 to the power 9। now let us see in this constant
Coulomb's constant, 4 is known, pi is known, pi की वैल्यू कितना होता है 3.14 या 22/7, एंड दिस एप्सिलॉन नॉट, ये जो है डियर स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल सकते हैं, एयर बोल सकते हैं, ओके, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर। क्या होता है परमिटिविटी, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज परमिटिविटी, ओके। सो दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो एप्सिलॉन नॉट, दिस एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू कितना होता है, द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या होता है, सो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होता है डियर स्टूडेंट दैट इज 8.85 इंटू 10 to the power -12, यूनिट क्या हो जाएगा, यहां से निकालो, व्हाट विल बी यूनिट, तो जो यूनिट इसका है वही यूनिट किसका, यहां से निकाल लो। लेट अस फाइंड आउट एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर लाओ, फोर्स यहां आ जाएगा, सो दिस विल बिकम एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना 1/4 पाई q1 q2 by r² into f, दिस मच। तो यहां पे रखो, ये क्या हो गया 4 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसकी कोई यूनिट नहीं, कूलम इंटू कूलम बाय मीटर स्क्वायर न्यूटन, तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ऊपर नीचे से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओगे डियर स्टूडेंट्स, तो पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव, ओके। सो हमने देखा कि जो फोर्स लगता है, द फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन द टू चार्जेस, फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन टू चार्जेस कितना होता है, दिस मच, वेयर दिस इज कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू कितना होता है, दैट इज 9 into 10 to the power 9, okay, and here in this Coulomb's constant there is 4 pi epsilon naught, 4 pi is known, सब जानते हैं पाई क्या है, पाई की वैल्यू कितना होता है एप्सिलॉन नॉट, दिस इज अननोन, तो दिस एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बोलो या एयर बोलो, ओके। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, कितनी वैल्यू होता है, क्या होता है वो बाद में देखते हैं, इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स टिल नाउ दिस, ओके, हमने देखा कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, और ये दोनों को एक साथ लिख लें दिस मच, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट, ओके। सो फ्रॉम हियर डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू कितना होता है, एंड एप्सिलॉन नॉट which is known as permittivity of free space या permittivity of air कितना होता है this much, ये हमको याद रखना पड़ेगा इनकी वैल्यूज, ओके, दिस ये न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, whether it be maybe water, maybe glass, maybe any oil, ओके, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी क्या होता है, ओके। सो परमिटिविटी देखने से पहले डियर स्टूडेंट्स हमने देखें कि when the force in between these two charges will be attractive and when it will be repulsive, let us see the nature of force, whether it will be attractive force या repulsive force, कब attractive force होगा कब repulsive। हमने केवल क्या देखा है डियर स्टूडेंट्स कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, ओके, दैट इज दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो हमने देखा वो कितना होता है दिस मच, ये जो फोर्स आया है दिस मच फोर्स विल बी अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2 एंड बाय Q2 ऑन Q1, एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे ये दिस मच, Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा दिस मच, Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा दिस मच। तो फोर्स को तो हमने देख लिया, बट
कितना फोर्स लगाएगा एक दूसरे पे ये चार्ज, बट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो ये फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या हो। सो लेट अस सी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेट्स सी how to find direction of force का डायरेक्शन कैसे हम निकालेंगे, let us see question mark, how to find the direction of force, let us see dear students। अगर हम देखें फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन देखने के लिए सबसे पहले देखें फर्स्ट, अगर दोनों चार्ज ये दोनों जो चार्ज हैं, इफ दीज टू चार्जेस आर ऑफ सिमिलर नेचर, ये दोनों सिमिलर नेचर के हैं। सिमिलर नेचर मतलब आइदर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव। ओके, तो अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, ये Q1, दिस इज Q1, ये Q2। ओके, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, लेट इट बी R, दीज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। तो ये एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, दिस मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अभी हम मान के चल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये दोनों जो चार्ज है वो कहां पे रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ। ओके, किसी दूसरे मीडियम में नहीं, तब हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक। सो let's see now if we'll see what will be the force, direction of force applied by Q1 on Q2 and as well as by Q2 on Q। तो हमको पता चल गया ये दोनों चार्ज कैसे हैं, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, सिमिलर नेचर है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। ओके, तो ये Q1 क्या करेगा Q2 को, देखो Q1 Q2 को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा नहीं, रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब धक्का देगा दूर की तरफ। ओके, तो फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2 किधर की तरफ होगा, इन दिस डायरेक्शन। लेट अस नेम इट, ऐसे कुछ नेम दे देते हैं, F121, फोर्स अप्लाइड बाय 2 on 1, फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2, ऐसे नेम दे दिया हमने। ओके, F21 क्या है, F12 इज द फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2, ऐसे नेम दे दिया है। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता। ओके, अपनी मर्जी लगाओ, हमको न्यूमेरिकल करने होते हैं, वहां हमको ये 2 1 1 2 कुछ नहीं मैटर करता। ओके, केवल डायरेक्शन देखो, F1 लिख लो, F2 लिख लो, कोई मतलब नहीं है। ओके, हमारा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो Q1 Q2 को क्या कर रहा, रिपेल कर रहा। रिपेल करने का मतलब Q1 क्या करेगा, Q2 को दूर करेगा, जहां पे है उसको धक्का देगा दूर की तरफ। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, दिस Q1 इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। नाउ सी Q2 will also apply force on Q1, तो Q2 क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी Q2 क्या करेगा, Q2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो Q1 पॉजिटिव, दोनों सिमिलर नेचर, तो Q2 Q1 को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा नहीं, क्या करेगा, रिपेल। रिपेल करने का मतलब Q2 Q1 को ऐसे पकड़ेगा और धक्का दे देगा दूर की तरफ। बस फोर्स का डायरेक्शन मिल गया डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय Q2 on Q1 will be in this direction, that is, let's say force applied by 2 on 1, F21। तो F21 को हम क्या लिख दे रहे हैं dear students, that is force applied by कौन अप्लाई कर रहा है, Q2, किस पे, Q1 पे। फोर्स अप्लाइड बाय Q2 on Q1 किधर की तरफ होगा, दिस वे। Q2 क्या करेगा, Q1 को धक्का देगा, Q1 क्या करेगा, Q2 को धक्का देगा। बस यही देखना है। इट्स सो सिंपल टू फाइंड द डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी, अगर दोनों चार्ज निगेटिव होगा,
ओके, बट इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? ऑलवेज दिस। कितना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? ये दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अगर हम इनके मैग्नीट्यूड देखें डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 1 2, एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे? दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट तो रहेगा ही, Q1 into Q2 divided by distance square, that is R square। ये मैग्नीट्यूड लिखने में कुछ नहीं देखना है, मैग्नीट्यूड लिखने में किन दो चार्ज के बीच में देख रहे हैं, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कितना फोर्स लगेगा? दिस मच, ओके। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखने के लिए क्या देखना है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखने के लिए whether the charges are of similar nature or of opposite nature। अगर सिमिलर नेचर का है तो एक दूसरे को धक्का देंगे, Q1 Q2 को धक्का देगा, Q2 Q1 को धक्का देगा। धक्का देने का मतलब रिपल करेंगे, ओके। अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के होंगे, if the charges are of opposite nature, then what will happen? Let us see dear students, okay। If the charges are of opposite nature, अगर चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? लेट अस सी सेकंड केस। अगर चार्ज अपोजिट नेचर का है, ये मान लो Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज निगेटिव। Q1 पॉजिटिव है, Q2 निगेटिव है, एंड लेट अस कंसीडर दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R। इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, हमने R ले लिया ऐसे जनरल, ओके। नाउ these two charges Q1 and Q2 will apply force on each other। एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। कितना फोर्स लगाएंगे? That is 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by distance square। This distance is R। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R। Now dear students, अगर अब हम देखें कि इनके नेचर कैसे हैं, दोनों चार्ज कैसे नेचर के हैं? अपोजिट, एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है। जब भी चार्ज अपोजिट नेचर के होंगे तो वे एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, पकड़ के एक दूसरे को पकड़ेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, बस यही देखना है। चलो देखो यहां पे, बताओ क्या होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस केस अगर हम देखें फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2, तो Q1 क्या करेगा? Q2 को पकड़ेगा और उसको अपनी तरफ खींचेगा। अगर हमको किसी चीज को अट्रैक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? ऐसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेंगे। तो सेम यहां Q1 भी कर रहा है। Q1 क्या करेगा? Q2 को अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा दिस वे, इन दिस डायरेक्शन द फोर्स, ये इधर की तरफ Q1 Q2 को क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया? दिस मच। Q1 is applying force on Q2 in this direction। हमने फोर्स का नेम क्या लिखा था डियर स्टूडेंट? That was force applied by 1 on 2। Force applied by this, यहां से देखो, applied के लिए फर्स्ट लिखा है, on के लिए किस पे? उसको सेकंड में लिखे, ओके। यही स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, ओके। नाउ सी, ये हो गया। एंड अब अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स कि what will be the direction of force applied by Q2 on Q1, तो Q2 भी क्या करेगा? Q1 को अपनी तरफ, Q2 Q1 को पकड़ेगा और उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया? इधर। So let us write the direction of force। It's so simple dear student, but केवल डायरेक्शन देखना आना चाहिए, ओके। So this will become F21, force applied by 2 on 1, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? दैट विल बी सेम। अगर हम इन दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड देखें, F21 इसका मैग्नीट्यूड एंड F12, ये मॉडुलस लगाने का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप वेक्टर नहीं देखे हैं, तो आपको आई बटन पे दिख रहा होगा ऊपर में, यहां में वीडियो में आपको यहां दिख रहा होगा, आई बटन पे आप क्लिक करिए और वहां से वेक्टर के पूरे प्लेलिस्ट मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। विदाउट वेक्टर, बिना वेक्टर के नॉलेज के बिना
गुड नॉलेज ऑफ वेक्टर, ओके, विदाउट द गुड नॉलेज ऑफ वेक्टर ये समझ में नहीं आएगा डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ओके। तो हमको वेक्टर आना ही चाहिए। सो जिन स्टूडेंट्स को वेक्टर में प्रॉब्लम होता है प्लीज आप देखें, बिना वेक्टर के फिजिक्स पॉसिबल नहीं, ओके। दिस ऑल आर वेक्टर। वेक्टर का जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी अलजेब्रा होता है दैट ऑल विल बी एप्लीकेबल हियर। केवल नेम चेंज हो गया, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना, वेक्टर का कंपोनेंट करना, जो कुछ होता है वो यहां भी होगा, ओके। सो लेट्स सी द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फोर्सेस, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो दैट विल बी डियर स्टूडेंट कितना होगा, कूलॉम्स लॉ अप्लाई करो। इनके बीच में लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना इनटू Q1 into Q2 प्रोडक्ट ऑफ दी चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। सो डिस्टेंस इज r का स्क्वायर, दिस मच। केवल डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी रिमेन सेम। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा दैट विल ऑलवेज बी सेम, कांस्टेंट, फिक्स, ओके। उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, तब तक चेंज नहीं होगा दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, तब तक चेंज, ये तो कांस्टेंट हो गया। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कब चेंज हो सकता है, तो चेंज होने के तीन कारण हो सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन बिटवीन टू चार्जेस विल चेंज, कब चेंज होगा, जब तक कि हम क्या ना चेंज कर दें, इन चार्ज के बीच का मीडियम, इन चार्ज के बीच का मीडियम, ये एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या बता रहा है कि ये दोनों चार्ज कहां में रखे हुए हैं, एयर में, फ्री स्पेस में, ओके। अगर हम इन दोनों चार्जेस को अगर हम पानी के अंदर डाल दे, वाटर के अंदर, तो तभी क्या इतना फोर्स लगेगा, नहीं, चेंज हो जाएगा फोर्स। देन द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल बी चेंज, कम हो जाएगा, ओके। कितना कम होता है हम लोग देखेंगे, ओके, क्या फर्क पड़ता है मीडियम का। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों चार्ज के बीच का मीडियम चेंज कर दें तो फोर्स चेंज हो जाएगा। अगर हम इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड, इनमें से किसी एक का या दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज करें, इनके मैग्नीट्यूड, इनका जो प्रोडक्ट है Q1 Q2, अगर ये प्रोडक्ट चेंज होगा Q1 into Q2, दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट है, अगर ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा तो फोर्स चेंज हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल चेंज। नेक्स्ट क्या है, कब चेंज हो सकता है, जब हम इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस, इनको दूर कर दें या पास कर दें, देन विल आल्सो फोर्स चेंज, ओके। तो फोर्स चेंज होने के तीन कारण हैं। कब कब चेंज होगा फोर्स, अगर हम मीडियम चेंज कर दें चार्जेस के बीच का तो फोर्स चेंज होगा। नेक्स्ट, अगर हम चार्जेस का जो प्रोडक्ट है उसको चेंज कर दें तो फोर्स चेंज हो जाएगा। अगर हम इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस चेंज कर दे तो फोर्स चेंज होगा। तो तीन कारण है डियर स्टूडेंट्स, ओके, रिकॉल रखना है। फोर्स कब चेंज होगा, द फोर्स इन बिटवीन द टू चार्जेस, ध्यान से देखो, फोर्स इन बिटवीन द टू चार्जेस विल बी चेंज्ड इफ the medium in between the charges is changed, मीडियम चेंज कर दे। नेक्स्ट क्या कर दिया, इनका प्रोडक्ट चेंज हो जाए। चार्ज को चेंज करने से मे बी फोर्स चेंज ना हो, कैसे अभी देख लेंगे, ओके। इनका प्रोडक्ट चेंज हो जाए, Q1 into Q2 की वैल्यू चेंज हो जाए, तब फोर्स चेंज होगा। या नेक्स्ट क्या है, इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसको हम चेंज कर दे, आइदर चार्ज को दूर कर दे तो फोर्स चेंज हो जाएगा, पास कर दें तो फोर्स चेंज होगा, ओके। अगर हम इन तीनों को चेंज नहीं करते हैं, क्या क्या, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, अगर हम इन तीनों को चेंज ना करें डियर स्टूडेंट्स, तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स विल नेवर बी चेंज्ड, कभी चेंज नहीं होगा, कुछ भी कर लो, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कभी चेंज नहीं होगा, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो इसको नोट करके लिख लें, इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। इसको नोट करके रिमार्क करके लिख लो, द मैग्नीट्यूड ऑफ
magnitude of force, electric force acting in between two charges will not be changed until, क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि हम क्या ना करें, फर्स्ट until the medium between the charges is changed. The medium between the charges is changed. ये दोनों चार्ज के बीच का जब तक हम मीडियम चेंज नहीं करेंगे तो फोर्स चेंज नहीं होगा। फर्स्ट ये रीजन है। ओके, सेकेंड और नेक्स्ट क्या करें, सेकेंड क्या रीजन हो सकता है फोर्स को चेंज होने का, जब तक इनका प्रोडक्ट चेंज ना हो, जब तक क्या ना हो, प्रोडक्ट चेंज ना हो। क्या, चार्ज का मैग्नीट्यूड, एक चार्ज का अगर हम इनमें से चार्जेस का मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज करें, एक का चेंज करें, तो फोर्स तभी चेंज होगा डियर स्टूडेंट्स, ओके, जब ये प्रोडक्ट चेंज होगा। ओके, अंटिल क्या, नेक्स्ट क्या हो सकता है रीजन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द charges is changed. सेकेंड रीजन, अगर हम दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस चेंज करेंगे देन पॉसिबिलिटी है, ओके, कि उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट और थर्ड, the product of the charges is changed. The product of the charges, two charges is changed. ये so dear students, ये तीन रीजन में से कोई एक भी होने से चेंज हो सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो अगर हम मीडियम को चेंज करें तो भी चेंज हो जाएगा, अगर हम डिस्टेंस को चेंज करें तो भी चेंज हो जाएगा, अगर हम प्रोडक्ट, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट को चेंज करें तो भी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। ओके, प्रोडक्ट चेंज होना चाहिए इन दोनों का, Q1 इंटू Q2 की वैल्यू चेंज होना चाहिए। ओके, Q1 इंटू Q2 का वैल्यू चेंज होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। ओके, प्रोडक्ट चेंज होगा तो भी फोर्स चेंज हो सकता है। ओके, इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओवर द मीडियम बिटवीन द चार्ज, दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है उस मीडियम पे डिपेंड करता है। बट यही चीज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़े थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़े होंगे डियर स्टूडेंट्स 11th क्लास में, कि अगर एक मास है m1, दूसरा मास है m2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, लेट इट बी r, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है r, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है ड्यू टू दियर मास, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। कितना लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। यहां कहीं में मीडियम आया क्या, ये फोर्स देख के बताओ तो, m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट, m2 मास ऑफ सेकेंड बॉडी, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट होता है।
यहां कहीं में मीडियम आया क्या? ये देख के हमको पता चल रहा है कुछ कि दोनों मास के बीच में क्या मीडियम है? नहीं, वी कांट से। मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मास के बीच में इन दोनों को अगर हम एयर में रखें तो जितना फोर्स लगेगा, अगर हम उन दोनों को सेम सिस्टम विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग द मास का मैग्नीट्यूड और ये डिस्टेंस, अगर हम पानी के अंदर इनको डाल दें तब भी उतना ही फोर्स लगेगा जितना एयर में लग रहा था दोनों के बीच। ओके, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, दोनों मास के बीच में क्या मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करता, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दैट डिपेंड्स ओवर द मीडियम। देखो यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, क्या बता रहा है एप्सिलॉन नॉट? कि ये चार्ज के बीच में मीडियम क्या है, इनके बीच में क्या मीडियम है? दैट इज एयर। ओके, so now let us see what is the effect of the medium, okay, over the force, electrostatic force between the two charges. So that is known as permittivity. उस मीडियम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है जिसके कारण फोर्स बिटवीन द टू चार्ज अफेक्टेड होता है, उस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को क्या ही बोलते हैं? दैट इज परमिटिविटी। लेट अस सी। तो ये डायरेक्शन क्लियर है ना? अगर दोनों चार्ज निगेटिव होगा तब भी फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा, एक दूसरे को रिपेल कर। केवल देखना क्या है? वेदर द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड लिखने के लिए कुछ देखना नहीं है, दोनों चार्ज और उसके बीच का डिस्टेंस हो गया। डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखने के लिए हमको देखना है कि वेदर द चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, वेदर द चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर और ऑफ अपोजिट नेचर। अगर चार्ज सेम नेचर के हैं तो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर करना चाहेंगे अपने से। अगर चार्ज अपोजिट नेचर के हैं तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मीडियम, दैट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। व्हाट इज दिस? लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, permittivity of medium, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? साइलन m। परमिटिविटी ऑफ मीडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट? साइलन m। ओके, तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम एक्चुअली क्या बताता है? ओके, तो जो इसका रियल डेफिनेशन है उस पे ना जाके इसका इफेक्ट क्या पड़ता है वो चीज हम बताते हैं जो आपको समझ में आएगा। ओके, फालतू की चीजें पढ़ के क्या रियल डेफिनेशन है इसका? ओके, कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने से रिलेटेड है, डोंट माइंड दिस। ओके, क्या इफेक्ट पड़ता है इसका फोर्स पे उसको देखो, जो हमारे काम का चीज है। लेट्स सी। सो परमिटिविटी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, किसी मीडियम की जो परमिटिविटी है उसको क्या होता है एक्चुअली? वो पहले मीडियम क्या होता है? तो मीडियम क्या है? यहां हमारे आसपास चारों तरफ क्या है? एयर, तो एयर इज मीडियम। पानी में चले जाओ तो तुम्हारे चारों तरफ क्या है? पानी, पानी इज मीडियम। ओके, तो सराउंडिंग में जो हमारी चीज है उसी को हम क्या बोलते हैं? मीडियम। ओके, लेट्स सी। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे में कोई जनरल मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, मीडियम के परमिटिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन m से। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस? लेट अस कंसीडर हियर, लेट अस कंसीडर देयर आर टू चार्जेस, दो चार्ज हैं, एक का चार्ज इज पॉइंट चार्ज, एक का चार्ज q1, दूसरे का चार्ज q2। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके, दैट इज, लेट इट बी r। ये कहां पे रखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स? ये एयर में है। कहां में है? एयर में। अभी ये एयर में, इधर एयर के लिए देख रहे, ओके। चार्ज कहां रखे हुए हैं? एयर में, फ्री स्पेस, या बोले वैक्यूम में। ओके, वैक्यूम बोले, एयर बोले, फ्री स्पेस बोले, सबका मीनिंग सेम। ओके, दिस। So what will be the electrostatic force in between these two charges?
ये एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, तो दैट फोर्स इज गिवन बाय कितना, हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या बता रहा है कि चार्जेस के बीच का मीडियम क्या है, एयर। एयर में कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इन एयर हमने ऐसे लिख लिया, FA लिख लिया। FA ये क्या बता रहा है हमको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, तो हम लिख ले रहे हैं इसको फोर्स इन एयर। जब दोनों चार्ज कहां पे रखे हुए हैं, दोनों चार्ज एयर में रखे हुए हैं, तो या बोले चार्जेस के बीच का मीडियम एयर है, तो इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, दिस मच। नाउ सी इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड इनसाइड अ मीडियम, मान लो दोनों चार्ज को हमने उठाया विदाउट चेंजिंग द सेपरेशन डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, इस सिस्टम ऑफ चार्ज को हमने उठाया, दोनों को उठाया और पानी के अंदर डाल दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, तो क्या फर्क पड़ता है डियर स्टूडेंट्स, जो फोर्स का स्ट्रेंथ है ना, क्या ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एयर में कितना फोर्स लग रहा है, जो भी हो, ठीक। अगर हम इन चार्जेस को किसी मीडियम के अंदर डाल देते हैं, तो जो फोर्स का स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का स्ट्रेंथ है, वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब बोलने का मीनिंग क्या है कि जब चार्जेस एयर में रखे होते हैं, तो उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम होता है, और जब हम उन चार्जेस को किसी मीडियम के अंदर डाल देंगे, ओके, या इसी चीज को बोले कि दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम इंसर्ट कर देंगे, देन व्हाट विल हैपन, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स विल बी रिड्यूस्ड। ओके, देन क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स विल बी रिड्यूस्ड। सो लेट अस सी, अब हमने मीडियम में रख दिया, ये Q1, दिस चार्ज Q1, ये दूसरा चार्ज Q2, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज किया है, ना इनके बीच का डिस्टेंस चेंज किया है, अभी ये कहां पे रखे हुए हैं, दिस चार्जेस आर प्लेस्ड इनसाइड किसी मीडियम के अंदर है, ओके, लाइक दिस, ये हमने ऐसे मीडियम को ड्रॉ कर दिया, दीज आर प्लेस्ड इनसाइड अ मीडियम। इन दोनों चार्ज के बीच में अभी क्या है, एयर नहीं, कोई मीडियम है अलग, एयर के अलावा। देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, नाउ the force between these two charges in medium is represented by, हम लोग रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं अपनी मर्जी से, FM, M स्टैंड फॉर कि फोर्स कहां पे, ये चार्ज के बीच में मीडियम क्या है, कोई मीडियम है, ठीक, तो कुछ भी हो सकता है, तो कितना होगा, दैट विल बी 1/4 पाई, ये जहां पे डियर स्टूडेंट्स एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे थे, क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि इनके बीच का मीडियम क्या था, एयर। पहले इनके बीच में मीडियम क्या था, एयर, अभी क्या है, कोई मीडियम है, तो उस मीडियम की परमिटिविटी, यहां में क्या रखा है, एयर की परमिटिविटी, तो यहां में क्या रखेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दिस, ओके, इनटू Q1 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, Q1 Q2 बाय डिस्टेंस कितना, R, तो R स्क्वायर, दिस, ये क्या हो गया, फोर्स इन मीडियम। जब दोनों चार्ज को हमने किसी मीडियम के अंदर में इंसर्ट कर दिया, देन हाउ मच फोर्स विल एक्ट इन बिटवीन दीज टू चार्जेस, दैट इज गिवन बाय दिस, ओके। तो एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या है कि मीडियम की ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है अपनी, ये मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो क्या करता है, मीडियम फोर्स के स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है। क्या करता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है इन दोनों चार्ज के बीच में, उस फोर्स के स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी द फोर्स एक्टिंग इन बिटवीन दीज टू चार्जेस इन एयर, जब ये एयर में है तो इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, लेट इट बी 100 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है इनके बीच में, एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, 100 न्यूटन। ऐसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने इसको किसी मीडियम में डाल दिया, तो इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, दैट विल बिकम लेस देन 100 न्यूटन, लेस देन 100 न्यूटन, 100 न्यूटन से कम हो जाएगा। पहले कितना फोर्स लगता था इनके बीच में, 100 न्यूटन, अभी कितना लगने लगेगा, लेस देन 100। मतलब कि अगर हम दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम इंसर्ट कर दें,
ओके या चार्ज बोले कि चार्जेस को किसी मीडियम के अंदर रख दें तो जो फोर्स का स्ट्रेंथ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का स्ट्रेंथ, वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये किसके कारण पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो परमिटिविटी ऑफ मीडियम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उस फोर्स के स्ट्रेंथ को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। ओके, जिसकी परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा वो फोर्स को उतना ज्यादा रिड्यूस करेगा। मान लो पहले 100 न्यूटन लग रहा था, अभी की 60 न्यूटन लग रहा है। ओके, सो परमिटिविटी हो गया ये स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस सी, तो परमिटिविटी लिखना चाहेंगे, लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने समझने के लिए क्या है? इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है मीडियम का, जिसके कारण वो क्या करता है? फोर्स के स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है। फोर्स के स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है। क्या करता है? इट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स। क्यों रिड्यूस करता है, कैसे रिड्यूस करता है, ये बाद में हम देखेंगे। ओके, तो परमिटिविटी क्या होता है? Permittivity of a medium is the characteristics property due to which it reduces the strength of the force। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता परमिटिविटी का। ओके, तो परमिटिविटी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ये अपने समझने के लिए याद रखें, परमिटिविटी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, जिसके कारण मीडियम क्या कर पाता है? जो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है उसके स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो नाउ लेट अस सी अनदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज बहुत वाइडली यूज्ड होता है। ओके, तो इसके बारे में देखें। ये हमने देखा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम की परमिटिविटी क्या होता है? ओके, नाउ लेट अस सी द परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ एयर। मीडियम की परमिटिविटी किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। दैट इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। लेट अस सी व्हाट इज दिस रिलेटिव permittivity। So relative permittivity को dear students of a medium, किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन आर। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एप्सिलॉन आर। सो द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन आर। और इसी रिलेटिव परमिटिविटी को ही क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कल हमने यूज किया था डियर स्टूडेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंडक्शन प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल के से। तो दोनों सेम है डियर स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोथ आर सेम। ओके, केवल नेम अलग अलग है। ओके, बोलने का तरीका। सो क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ, क्या है? इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन द चार्जेस आर इन एयर। जब चार्जेस एयर में है तो कितना फोर्स लगता है, एंड जब चार्जेस मीडियम में तब कितना फोर्स लगता है, इन दोनों का रेशियो। तो फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम, दिस। तो लेट अस पुट इट, हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग इन एयर? दैट इज 1/4 pi epsilon naught, ओके, Q1 into Q2 by R square। जब चार्ज मीडियम में रखा हुआ तो कितना फोर्स लग रहा है? दिस मच। सो लेट अस पुट इट,
that is 1 by 4 pi epsilon naught q1 into q2 by r square. So what will happen dear students? चलो सिंप्लीफाई कर दो, कितना हो जाएगा? लेट अस सिंप्लीफाई इट. ये कैंसिल, ये 4 पाई कैंसिल, एंड दिस इज नॉट एप्सिलॉन एल मीडियम में, तो मीडियम की परमिटिविटी कितना आ जाएगा यहां से? सो दिस एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट. सो फ्रॉम हियर एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर. दिस सो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एंड वी नो एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होता है? दैट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12. यूनिट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? हमने देखा था यूनिट क्या होता है. इसको इधर लाओ, इसको इधर. तो कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस मच. तो एयर की परमिटिविटी तो हमको पता है, किसी मीडियम की परमिटिविटी चाहिए तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए? उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या बोले उसका रिलेटिव परमिटिविटी. अगर किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी मान लो 1.5 है, अगर किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी या बोले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 1.5, तो उस मीडियम की परमिटिविटी कितना होगा? पुट इट हियर, 1.5 into epsilon naught, you will get the permittivity of medium. Okay, so dear students, ये हम यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाएंगे कि किसी मीडियम की परमिटिविटी क्या होता है. अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला बोल रहे हैं, SI यूनिट क्या होगा? सो SI यूनिट ऑफ दिस रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगा? ऑफ दिस एप्सिलॉन आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जो भी बोलो, दोनों सेम ही है. ओके, एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, तो क्या है? फोर्स बाय फोर्स, न्यूटन बाय न्यूटन. तो क्या होगा? यूनिटलेस. ये क्या होता है डियर स्टूडेंट? यूनिटलेस. कोई यूनिट नहीं होता. ओके, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ फोर्सेस. किसी भी रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता. ओके, तो ये यूनिटलेस होता है. ये कुछ नंबर होगा. ओके, किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोलो. ओके, सो डियर स्टूडेंट, यहां से एक चीज हमको और पता चलता है कि अगर हमको फोर्स इन एयर पता है तो फोर्स इन मीडियम कितना होगा? फोर्स इन एयर पता है तो फोर्स इन मीडियम कितना होगा? लेट अस सी. यहां से देखो तो फोर्स इन मीडियम कितना हो जाएगा? इसको इधर लाओ, इसको इधर. So force in between the two charges in a medium is equals to क्या होगा? Force in air by epsilon r या K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. जैसे मान लो यहां पे हम बोले कि ये दोनों चार्ज कहां पे रखे हुए हैं? एयर में. इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है? When these two charges are placed in air, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है? फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी 100 न्यूटन. कितना है? 100 न्यूटन. ये दो चार्ज हैं r डिस्टेंस पे रखे हुए, कहां में? एयर में. तब ये एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं? फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन. व्हेन दिस सिस्टम ऑफ चार्ज, these two charges, okay, will be placed inside a medium. इन दोनों चार्ज को एक ऐसे मीडियम के अंदर डालें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 2. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोलो. ओके, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 2. सो व्हाट विल बी द फोर्स? अब इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा? तो अब इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा? Fm इज इक्वल टू क्या होता है? Fa बाई एप्सिलॉन दिस रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दोनों सेम ही है. यहां पे रख दो. एयर में था तो कितना फोर्स लग रहा था? 100 न्यूटन. इस मीडियम में जब ला के रख दिया तो मीडियम के अंदर एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे? ओके, 2, दैट इज 50 न्यूटन. देखा कम हुआ. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हम किसी मीडियम के अंदर चार्ज को, सिस्टम को रखेंगे तो फोर्स कितना कम हो जाएगा? उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता होना चाहिए, उससे डिवाइड कर दो. ओके, एंड द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर कितना होता है? एप्सिलॉन आर
और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और K ऑफ एयर, एयर के लिए कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, एयर के लिए, किसके लिए, एयर के लिए, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, तो ये फोर्स इन एयर, मीडियम क्या भी हम लिया है एयर, तो एयर बाय एयर, FA बाय FA हो जाएगा, कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1। एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी होता है इज ऑलवेज 1। ओके, अगर एयर का 1 होता और किसी भी मीडियम का लेंगे हम, ऑलवेज 1 से ज्यादा होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम का, वो वाटर हो, ग्लास हो, कोई ऑयल हो, वो एयर से क्या होगा, ऑलवेज ज्यादा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ओके, तो आज इतना ही। नाउ विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। सो आप लोग पे बार बार एक रिक्वेस्ट है, ओके, कि कुछ भी समझ नहीं आने से आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें। ओके, कमेंट सेक्शन में पूछें, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में, वहाँ में पूछें। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हमको कुछ पाने के लिए, अपने आप को एक मुकाम तक पहुँचाने के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए, ऐसे एंजॉय करने से कुछ नहीं होगा। ओके, एंजॉय करना है, बट ओनली एंजॉयमेंट इज नॉट बेटर। ओके, आज एंजॉय कर रहा है तो कल तो कुछ करना ही पड़ेगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हमको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, इतना कंपटीशन है, ओके, देयर इज ह्यूज कंपटीटर्स, ह्यूज नंबर ऑफ कंपटीटर्स इन एनी एरिया। ओके, इफ यू हैव टू अचीव योर गोल, so you have to work harder and hard, जितना ज्यादा कर सकते हैं। ओके, बट हार्ड वर्क से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क। ओके, कि हम जो चीज को भी आज हम पढ़ते हैं उसको आज ही फिर से रिकॉल कर लें। फिर से रिकॉल करने का मतलब क्या होता है, डे बाय डे जितना खाएं उसको उतना डाइजेस्ट होना चाहिए। अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं। ओके, तो हम जितना पढ़ते हैं उसको डेली हम अपने ब्रेन में उसका जगह बनाएं, अदरवाइज दैट विल बी लाइक अ डस्ट, वो दिमाग से अपने आप निकल जाएगा। जैसे हमारे घर में डस्ट होता है, हम फेंक देते हैं रोज का। ओके, नहीं फेंकोगे तो वो सड़ के बेकार हो जाएगा। तो जो चीज हम ग्रैब कर रहे हैं उसको फॉरएवर हम यूज कर पाए, वो हमारे लिए एक कॉन्सेप्ट बने, हमको बूस्ट करे, हमको मोटिवेट करे। ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट, यू हैव टू गेन सेल्फ मोटिवेशन। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता किसी को भी, बट इंटरेस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, विदाउट सेल्फ मोटिवेशन नथिंग इज पॉसिबल। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है किसी भी फैक्टर से, जैसे हम मोटिवेट कर देते हैं, कोई मोटिवेट कर देता है, कोई पेरेंट्स, कोई कलीग्स। एक्सटर्नल जो मोटिवेशन है डियर स्टूडेंट्स, ओके, दैट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, वो मोमेंटली होता है। आज मोटिवेट कर दिया, आज 3 घंटा पढ़ लिया, कल खत्म, परसों खत्म, वो नहीं चलेगा। अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन लाना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेशन कहां से आएगा, सेल्फ मोटिवेशन तब आएगा जब हमको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कहां से आएगा, वो मार्केट में तो बिकता नहीं किलो के भाव कि खरीद लोगे। ओके, उसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, सेल्फ मोटिवेशन के लिए आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाना होगा। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कहाँ से बनेगा, तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाने के लिए देयर इज सी स्क्वायर कॉन्सेप्ट। क्या है, सी स्क्वायर कॉन्सेप्ट। सी स्क्वायर स्टैंड फॉर, देयर आर 2 C, स्टैंड फॉर कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी।
be continuous, be consistent, then you will build your interest in the any subject. Okay, ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ने के बाद 3 दिन गैप मार दिया, वो तो इंग्लिश नहीं आएगा तो लैंग्वेज छोड़ दो, हिस्ट्री जियोग्राफी नहीं होगा एक दिन पढ़ के 4 दिन आराम करने से। टेक्निकल सब्जेक्ट की तो बात ही अलग करो। तो कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो आई होप यू ऑल विल फॉलो दिस सी स्क्वायर फॉर्मूला। ओके, ये सी स्क्वायर फॉर्मूला आप फॉलो करेंगे सो दैट आगे फिर प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो डे बाय डे जो भी हम पढ़ते हैं उसको रिकॉल करें। सोते समय जब आप बिस्तर पे पड़े हों तो एक बार आंख को बंद करके एक बार सोच लें क्या क्या हमने आज क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को एक बार जरूर रिकॉल करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, वो कभी आपको भूलेगा नहीं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तब तक के लिए